अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। बहरान, सियासी बहरान, दर बहरान, यही आज सूरत हाल चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने 25 मुनहरफ अरकान को डी-सीट कर दिया। अब हमज़ा साहब से एतमाद का वोट लेने के लिए कौन कह सकता है, कौन होगा जो ये करेगा वज़ीर आला पंजाब से कि आप एतमाद का वोट लीजिए। अब जब वो एतमाद का वोट लेंगे उसके बाद फिर क्या होगा, ये सारे मामला कहाँ जाके रुकेंगे, फेडरल में क्या चेमगोइयाँ हो रही हैं, तहरीक इंसाफ की क्या प्लानिंग है, कानूनी सतह पर तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, ये सारी चीज़ें। हमारे साथ एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब अपने ओहदे पे बहाल भी हैं, इनको मुबारकबाद भी देते हैं और इनसे पूछते भी हैं कि सूरत हाल क्या है। आपको बहुत मुबारक, आपने दोबारा से अपना ऑफिस जिसे मुकफ़ल कर दिया गया था वो आपने संभाल लिया है। तो मुझे बताइए क्या प्लानिंग है। अब हमज़ा साहब तो वज़ीर आला हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून हैं नून के, उन्होंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बात की उन्होंने बताया है कि हमज़ा साहब कहीं नहीं जा रहे और बलीगो रहमान साहब गवर्नर का हल्फ भी लेंगे और बात आगे तरफ फिर कबीना उनसे अपना हल्फ लेगी और बात आगे चली जाएगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि मुनहरफ में से कुछ कबीना के लोग थे वो चले जाएंगे वापस, जैसे तरीन ग्रुप के 11 हैं, खुखर ग्रुप के 3 हैं और बाकी अलीम खान ग्रुप के 5 लोग हैं। क्या सबसे पहले क्या टेक है? देखिए, मैं आपको जो हमज़ा की अपनी पोजीशन में आपको पहले बता दूं, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो हमज़ा शहबाज की वजह से पैदा हुआ है। और वो कैसे कि इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में शदीद हंगामा राई, मार कुटाई इस हद तक हुई कि पुलिस, ISP, IG पुलिस समेत अंदर आ गए हाउस के। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। आके उन्होंने सबको बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई थी और वो एक ग्रुप को उनको धकेलते हुए बाहर ले गए। उसके बाद ये ऊपर गैलरीज जहाँ पे गेस्ट बैठ के कार्रवाई सुनते हैं, वहाँ पे वो डिप्टी स्पीकर जो हैं वो माइक ऐलान करके और वो वहाँ ऊपर इनके बंदों जो थे मेंबरान को ले गए और वहाँ काउंटिंग करके उन्होंने इलेक्शन का अनाउंस कर दिया। तो किसी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से इसको फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कर सकते। ये तो उनकी पहली बुनियाद थी। वो चैलेंज हो रहे हैं, वो अलग सब चल रहा है मसला। अब आ गया उनके ओथ का मसला। अब उनके ओथ के मसले पर आप देखिए कि पहले एक पिटीशन आ गई कोर्ट के अंदर, क्योंकि गवर्नर ने रिफ्यूज़ कर दिया उनको ओथ लेने से। रिफ्यूज़ल का रीज़न क्या था? उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के आइन के तहत ओथ लिया हुआ मैंने गवर्नर की हैसियत से, लिहाजा ये मैं रबर स्टैम्प तो हूँ नहीं। जब मुझे जो वहाँ का पंजाब असम्बली का जो सेक्रेटरी है उसने मुझे जब रिपोर्ट भेजी वहाँ की हंगामा राई की और सारी फुटेज मेरे सामने आई, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये फेयर इलेक्शन नहीं है और ये फेयरली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं है, लिहाजा मैं इनका ओथ नहीं लेता। अब आइन के आर्टिकल 104 जो है वो अप्लाई करता है इसके ऊपर। एक बात ध्यान में रखिएगा कि आइन के अंदर कहीं पर डेडलॉक नहीं होता। उसमें है कि अगर गवर्नर ना हो हाजिर या फॉर एनी अदर रीज़न वो रिफ्यूज़ कर देता है ओथ लेने से, तो उस सूरत में जो स्पीकर है पंजाब असम्बली का वो ओथ लेगा। अब क्योंकि यहाँ पे स्पीकर कैंडिडेट था, उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया ओथ लेने से, तो यहाँ भी डेडलॉक नहीं है। यही आर्टिकल 104 कहता है कि अगर स्पीकर भी नहीं है तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी और आदमी को नॉमिनेट करेंगे ओथ लेने के लिए। अच्छा, अब वो स्टेज आने से पहले इन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर कर दी और रिट पिटीशन में बड़ी एक दिन दायर होती है और वो दूसरे दिन उसका फ़ौरन फैसला भी आ जाता है। उसमें उन्होंने ये फैसला दिया उनको, जब उन्होंने मुझे बुलाया 27A का नोटिस होता है जिसमें अदालत अपने मुआवनत के लिए वो एडवोकेट जनरल को बुला ली। बिल्कुल ठीक। मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा कि आप गवर्नर साहब से इंस्ट्रक्शन लें और आके हमें बताएं कि क्या सूरत हाल है, क्या हो इसमें, क्यों ओथ नहीं हो रहा। मैंने उनसे आके बताया, मैंने कहा जी वो मेरी बात हुई है, वो इस वजह से वो कहते हैं कि जी ये एक सूरत हाल है और मैं इसलिए ओथ नहीं लगा। मैं इस तमाम ये डिटेल जो है बनाकर मैं एक लेटर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज रहा हूँ जिसमें मेरे रीज़न होगा ओथ ना लेने का, मैं क्या रीज़न है क्यों नहीं ले रहा। वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कहा कि नहीं आप उनसे पता करें और कहें कि वो कब भेज रहे हैं वो लिख कर।
वो मैंने दोबारा आया और मैंने कहा जी मेरी उनसे बात हो गई। अबाउट 24 आवर्स में 24 घंटों के अंदर वो कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिख के भेज दूंगा। यही लिख के उन्होंने रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया और कहा कि ये आज के ऑर्डर की जो नकल है, ये कॉपी जो है ये रजिस्ट्रार जो है इसको प्रेसिडेंट हाउस में ट्रांसमिट कर देगा और वो इसको देखें और वो जवाब भी आ जाए, उसको फैसला करें। अब देखिए ये यहाँ से चली भी गई नकल भी, और आइन के अंदर जो तरीक़ेकार मैंने 104 आपको आर्टिकल जो इस जजमेंट के अंदर भी जो चीफ जस्टिस साहब ने ये जो लिख के भेजा, उसमें भी लिखा कि आर्टिकल 104 ही अप्लाई करता है और उसके मुताबिक ही होना है। ठीक है। अब वहाँ पे इसको आप कहते हैं कि एक इंक्यूबेशन पीरियड, आप टाइम तो दें। ये बेसब्री से सारे हालात ख़राब हुए हैं, इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया। 2 दिन गुजरते हैं तो एक और पिटीशन आ गई, वो भी चीफ साहब के पास लग गई, चीफ जस्टिस साहब के पास। और उस पिटीशन में उन्होंने कहा कि जी ये सबको पार्टी बना दिया, फेडरल गवर्नमेंट को, सूबाई हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और उसके बाद उन्होंने बना दिया जो सेनेट के चेयरमैन को कि ये सबको पार्टी बनाया। ना पाकिस्तान के ना गवर्नर को पार्टी बनाया, ना स्पीकर को पार्टी बनाया जो कि राइवल कैंडिडेट है। लेकिन बहरहाल पिटीशन आ गई, उन्होंने फिर मुझे बुला लिया 27A के अंदर, और मैंने फिर वहाँ डिटेल सारी बताई और उनको बताया कि इसके अलावा और तरीक़ेकार कोई नहीं है, ये अभी सारा तरीक़ेकार हुआ है। उन्होंने कहा जी आर्टिकल 255 के अंदर भी ओथ हो सकता है, तो उसमें उसको गवर्नर देख लें उसको। और ये जो सेकंड पिटीशन थी ये भी उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसमिट कर दी। इसके जो फैसला आया था इसमें 2 दिन इसके नहीं गुजरे, 27 तारीख को ये आ रही है और 29 को एक और पिटीशन आ गई। अब बताइए कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आफ्टर ऑल सोचना देखना भी तो है, वो वेट नहीं किया, एक और पिटीशन आ गई। अब बात सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी पोजीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बार एक नहीं एक से बहुत ज़्यादा जजमेंट्स हैं जहां उन्होंने कहा है कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की सूरत हाल हो, बग़ैर एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को 27A के नोटिस दिए बगैर, उनको सुने बगैर आप फैसला नहीं कर सकते। ठीक है। और करेंगे तो वो काला दम करार दिया जाएगा। इसके बावजूद उन्होंने ये फैसला करके और कहा जी नेशनल असेंबली के स्पीकर से आप वोट ले लें। आपको सुनाई नहीं, अब ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस पैदा 27A के तहत आपको सुनाई ना गया जो नोटिस आपको ना। अब मुझे ये बताइए, ये तो आपने पूरी एक क्विक रिकैप दे के तो पूरा बताया कि कानूनी तौर पे क्या क्या हुआ, नून लीग की तरफ से उन्होंने क्या क्या किया। अब मुझे ये बताइए कि हमजा वज़ीर-ए-आला रहेंगे या कोई हल इसका है कि कोई उनसे पूछ सकता है? गवर्नर के अलावा कौन पूछ सकता है उनसे? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि गवर्नर जो है इस वक्त, क्योंकि गवर्नर नहीं है और आइन के अंदर ये मौजूद है कि जिस वक्त भी गवर्नर एब्सेंट होगा किसी वजह से भी, तो स्पीकर पंजाब असम्बली जो है ही विल टेक चार्ज एज एक्टिंग गवर्नर। वो तो चौधरी परवेज़ इलाही इंटाइटल हैं, लेकिन उन्होंने नहीं वो एक्सेप्ट नहीं किया था। वो उसको एक्सेप्ट तो कर सकते हैं ना, उनको वो ही कैन एक्सेप्ट कि अच्छा, मैं। इसका मतलब है कि ब्लंडर हो गया तरीके इंसाफ से कि वो पहले 2-3 दिन पहले से परवेज़ इलाही साहब ने वो एक्सेप्ट किया होता। मैं भी उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी वो, क्योंकि वो कैंडिडेट बन के बैठे हुए थे। लेकिन अब अगर एक्सेप्ट किया होता तो आज शाम तक वो एतमाद के वोट के लिए कह चुके होते। तो वो अभी भी हो जाएगा। कैसे? अब भी हो जाएगा एतमाद का वोट। तो अब अगर वो आज भी वो कह रहे हैं कि जी मैं आ रहा हूँ एज गवर्नर, एक्टिंग गवर्नर आ रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी इंटाइटलमेंट है, तो वो आके इनको कह देंगे कि आप जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाएं। जैसे आपके पास कानूनी हरबे थे और आप इस्तेमाल करते रहे, आपके गवर्नर इस्तेमाल करते रहे, आपके सदर पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह उनके पास भी लॉ एक्सपर्ट्स हैं, कानूनी टीमें हैं, वो अपने मोम की नाक बनाया हुआ है आइन को, वो अपना कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं, तो इसमें भी डेडलॉक आ जाएगा बहुत सारी जगहों पे। नहीं, मैं देखिए बात सुने, क्वेश्चन ये है कि जो कानून की गुंजाइश आइन के अंदर मौजूद है, क्योंकि आइन में डेडलॉक नहीं है किसी चीज़ का, तो वो इस्तेमाल कोई भी करे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आइन से बाहर जाके कोई हरकत होगी वो बड़ी ख़तरनाक। मैं तो इस बात का मेरी पूरी कन्विक्शन के साथ और कमिटमेंट के साथ ये बात कहता हूँ बार बार, पाकिस्तान को अगर हमने इस वक्त इस क्राइसिस से बचाना है तो हमें आइन को ही, आइन की जो रस्सी है उसको बड़ी मजबूती से थाम के रखना है, पकड़ के रखना है, और उससे राइट लेफ़्ट नहीं होना है। कोई पार्टी हो तब बचत है, वरना एनआरकी की एक दफ़ा ये बात निकल गई आगे
ये किसी के संभालने से संभलेगी नहीं। आप अब पंजाब में इन सीटों पे इलेक्शन होते देख रहे हैं या वैसे ही आप जनरल इलेक्शन देख रहे हैं कि चीज़ें जनरल इलेक्शन की तरफ चले मेरे जाएं? ख्याल में हालात जिस तरफ जा रहे हैं, ये अर्ली जनरल इलेक्शंस इसका एक सेफ आंसर है, क्योंकि उसके बगैर ये अनारकी बढ़ जाएगी और लोगों के मामलात जो हैं, देखें ना आप, जिस तरह अभी इम्पोर्ट पे पाबंदी लग गई है, इसके बाद जो लोकल प्राइस हाइक है उसके ऊपर कोई पाबंदी अभी नहीं है, कंट्रोल नहीं हो रही है वो, ये मामला तो और आगे निकल जाते हैं। तो जब लोगों के कारोबार जो हैं या एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा और इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखें, इट इज़ दी बिजनेस एंड कमर्शियल एक्टिविटी जो जॉब क्रिएट करती है और जिसमें लोग जो हैं वो अपने अपने कारोबार में काम शुरू कर देते हैं और मामला आगे चलते हैं। जब ये सारा डेडलॉक होकर एक क्राइसिस की शक्ल में सामने आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर ये इसमें कुछ बचत की सूरत होगी। लोग भूखे मरेंगे तो वो हर हरकत वो करेंगे कि जहाँ से वो अपना पेट भर लें और दूसरे को बेशक मार दें और ख़त्म कर दें। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, हम उस तरफ जा रहे हैं। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई वाला दिन क्या था, उसके बाद दोस्त मज़ारी साहब से हमने गुफ्तगू की, फौरी बाद उन्होंने क्या कहा, दोस्त मज़ारी पे जिन लोगों ने अटैक किया तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्होंने क्या कहा, कुछ अर्सा पहले, कुछ मिनट पहले परवेज़ अलाई साहब से हमारी जो गुफ्तगू हुई वो उस वक़्त क्या फरमा रहे थे और माहौल था क्या, और इस माहौल को रोकने का जो तरीका है, जो सारे सियासी लोग, सिविल सोसाइटी और सारे लोग कह रहे हैं, वो री इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है। लेकिन आप उस दिन के मनाजिर ज़रा देख लें कि उस दिन क्या था। जिन लोगों ने दोस्त मज़ारी पे हमला किया वो लोग क्या कह रहे थे, दोस्त मज़ारी क्या कह रहे थे, वो लोग कहते थे ये मुनहरफ हो चुके हैं दोस्त मज़ारी साहब, ये हम में नहीं रहे, ये हमारे डिप्टी स्पीकर नहीं रहे, और ये 25 लोग मुनहरफ थे। अब इमरान खान साहब अपनी जो जर्नलिस्टों के साथ मीटिंग है, ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग रिपोर्ट हो गई, टिक्कर चलना शुरू हो गए, बातें फैल गई, सरगोशियाँ कहाँ रुक पाती हैं, सरगोशियाँ तो दूर तक सुनाई देती हैं। वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास 30 लोग आने वाले थे, तो पावरफुल लोगों ने उन्हें रोका कि आप ना आइए, तशरीफ़ ना लाइए, तो वो लोग रुक गए। तो ये सारी सूरत हाल थी। पंजाब असम्बली के उस दिन के हालात लाजमी देखिए, जिन लोगों ने दोस्त मज़ारी पे हमला किया वो देखिए, वो क्या उस दिन बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। फिर अगले दिन हमारी दोस्त मज़ारी साहब से जो बात हुई, वो क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप जो हैं वो लॉयल नहीं रहे अपनी पार्टी के, तो उनका क्या मौक़िफ़ था, क्या बातें थी, वो कहते थे मैंने आइन के लिए क्या क्या करना है, मैंने आइन के लिए जीना है, आइन के लिए मरना है। वो सारी गुफ्तगू ज़रा सुनिए कि क्या हालात थे। हालात चौधरी साहब अब क्या देख रहे हैं आप? ये तो बात खाना जंगी की तरफ चले जाएगी मज़ीद। देखिए, अभी मैंने मीडिया टॉक किया, आपके चैनल के लोग भी थे, मैंने उनको कहा कि देखें, जब मैं आया था असेंबली के अंदर, अभी सुबह मैंने ये कहा था कि हमारी ये कोशिश है कि इंसाफ के ऐन मुताबिक और पुरसकून जो है ये इजलास हो। चौधरी साहब, इलेक्शन नहीं होगा तो इजलास पर अमल कैसे होगा? इलेक्शन मेरी ड्यूटी नहीं। और असल में झगड़ा ये हुआ कि देखिए, नून लीग का जो मैंडेट है उनका हम एहतराम करते हैं, उनके बारे में किसी ने कोई बात। जब ये मैंडेट चोरी करके लोग ले गए थे और जो पीटीआई के टिकट पे इशू हुए थे, इलेक्ट हुए थे, उनको वर्गलाया गया, उनको होटलों में रखा गया, उनको पैसे का लालच दिया गया, उनको पता नहीं क्या क्या मिनिस्ट्रियों के लालच दिए गए। जब वो आए सामने, उसकी वजह से ये बात। आपकी मौजूदगी में ऐवान में मेरे स्पीकर पर हमला होता है तो मेरी मौजूदगी का कोई, जिस तरह बाकी मेंबर है ना, मेरे तो हाई कोर्ट ने इख्तियार ही सारे सल्ब कर लिए, मैं स्पीकर नहीं था। आप उम्मीदवार तो है ना, सारी पार्टी आपको उम्मीदवार तो होना कोई गुनाह तो नहीं है। उम्मीदवार की जिम्मेदारी नहीं होती हाउस कंडक्ट करने की, उस डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी। डिप्टी स्पीकर के हमले को आप कंडेम करते हैं? यार देखो, मेरी बात सुनो, आप ऐसे कर रहे हैं कि मैं जब अगर कस्टोडियन होता तो मैं फिर इस पोजीशन में होता जो आप पूछ रहे हैं। आप इसको सराहते हैं कि लोगों का मैंडेट चोरी हो। तो उसका
नहीं, मीडिया तो खिलाफ है कि किसी का मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए। चलें, ये हो गया, मैंने जवाब दे। मलिक तैमूर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो आपका नाम तो मेरा ख्याल FIR वगैरह करवाने के लिए भी भेजा गया है और मुअत्तली भी हुई है। आप तक पहुंची इतला ऐसी? भाई मेरे तक तो कोई इतला नहीं पहुंची, ना हमें इस किस्म की इतला है, ना हमें किसी परवाह है, ठीक है ना। हम बहसीत पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट किया, हमारी वफादारी हमारी पार्टी है, हमारी जमात है। हम जिस सोच और जिस नज़रिए से इस जमात में आए थे, हम उस सोच को लेकर चलते हैं। अगर मैं किसी को वोट देकर डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पे पहुंचाता हूं तो फिर मेरे पे ये लाजिम है कि मैं फिर अपने सर पढ़ूं, मेरे पे ये लाजिम है कि जिसका मैंडेट मैंने दिया है और जिस मैंडेट के साथ भेजा है वो मेरे मैंडेट के साथ गद्दारी ना करे, मेरे मैंडेट को चंद टकों की खातिर ना बेचे, टिकटों की खातिर ना बेचे और इस मुल्क के साथ और इस अवान के साथ गद्दारी ना करे। तो मुझे इस चीज़ का दुख था कि मैंने उनको बहसीत पार्टी के नॉमिनेट होने के नाते इलेक्ट किया था। देखिए तैमूर भाई, आप तो लेजिस्लेटर्स हैं जी, और आइन की कस्टोडियन असेंबली समझा जाती है। बिल्कुल। तो आप जब आइन की हिफाजत नहीं करेंगे, देखिए जी, आपको पता है मेरे आप इस हमले में कोई जान से चला जाता है। देखिए जी, जानलेवा हमला तो था नहीं। दूसरी बात यह है कि आइन की पासदारी का हमने हलफ उठाया और हम उस पर इंशाअल्लाह ताला कायम है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इतना मुझे अंदाज़ा था कि शोर शराबा होगा और जिस लिहाज में, जिस घटिया लिहाज में MPA ने एक्ट किया, सॉरी टू से मैं एज MPA मैं खुद शर्मिंदा हूँ उनके इन हरकतों पे। वी आर लॉ मेकर्स, वी आर नॉट लॉ ब्रेकर्स। और उन्होंने जो असेंबली हॉल के अंदर जो एक माहौल क्रिएट किया, एक रेसलिंग करने की कोशिश की, और मैं यकीन माने कि एक आम गली में जो एक लड़ाई होती है और असेंबली हॉल में जो ये दंगा फसाद जो हुआ, उसमें क्या फ़र्क है? तो दैट मीन्स कि उन लोगों में और हम लोग में कोई फ़र्क नहीं, उन्होंने फ़र्क को ख़त्म कर दी है। लॉ मेकर्स को चाहिए अपना भरम, अपनी इज्जत, अपना जो एक स्टेटस है, अपने प्रिंसिपल पे रहें, वो देखें। उनको इस्तेमाल किया गया बेसिकली। वो नौजवान MPAs थे, पहली मरतबा असेंबली में आ रहे थे, उनको पता ही शायद मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा कम है, और जिस तरीके से उन्होंने आकर अटैक किया, उनका इरादा यही था कि वो मुझे ज़ख्मी करें और इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन पे चली जाए और वो इजलास को एजेंट कर दें। लेकिन मैंने एक बात उस दिन मीडिया पे भी कही, बाहर मीडिया मैंने टॉक की, तो मैंने अंदर भी ये बात कही जब ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद मैंने कहा आई एम वेरी मच रिलैक्स, अल्हम्दुलिल्लाह माय स्पिरिट्स आर वेरी हाई, और मैं आज के दिन में इंशाल्लाह इजलास कराऊंगा, लेकिन हम उसको प्रॉपर प्लान करके कराएंगे। फिर मैंने लिख के भिजवाया पुलिस को, आजी साहब वहाँ पे आए, आजी साहब को बुलवाया गया, उनको मैंने लिख के भेजा कि हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए, बिकॉज जो असेंबली की ज़ाती सिक्योरिटी जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही, वो टोटली जो ऑर्डर्स हैं सेक्रेटरी साहब के और स्पीकर साहब के, उनके ऑर्डर्स पे चल रहे हैं। मुझे आखिरी बात आपसे अहमद अवैस साहब पूछनी है कि कोई और हल अब मौजूद नहीं आप देखते इलेक्शन के अलावा? मेरा नहीं ख्याल, लेकिन अगर ये बजट तक भी डिले करेंगे, क्योंकि अभी शुनीद यही है कि शायद बजट दें फिर असेंबली डिसॉल्व करने की तरफ जाएं। देखिए, कोई इंटरम बजट ये बना सकते हैं, अर्ली बजट भी बन सकता है, कोई इंटरम बजट देके उसके बाद इलेक्शन करें, क्योंकि ये सिचुएशन का प्रलॉन्ग होना जो है ना, ये इंतहाई तकलीफदेह है। आप देखें ना, पाकिस्तान में तनासुब देखें आबादी के साथ, जो हमारी बिल्कुल लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो किस कैफियत से गुजर रही है। पॉवर्टी लाइन, आपको पता है कि पॉवर्टी लाइन जो है, इट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू 50% इन पाकिस्तान। और वो कि आप पॉवर्टी लाइन को क्या समझते हैं? पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि आपके पास शेल्टर कोई नहीं है, आप पेट भर के खाना नहीं खा सकते, आपके इतना कपड़ा नहीं है कि अपना जिस्म ढांक सकें, आपका किसी बच्चा स्कूल कॉलेज जो है वो उसने शक्ल नहीं देखी, किसी फैमिली ने किसी डिस्पेंसरी की, किसी क्लिनिक की, किसी हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी। ये है बिलो पॉवर्टी लाइन लाइफ। इसके बावजूद वो लोग, आपको पता है कि वो टैक्स दे रहे हैं, जाके माची की डिब्बियाँ खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, और वो टैक्स का पैसा जब नेशनल एक्सचेकर में जाता है तो आपके सियासतदान जो हैं उस पैसे पे ऐश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। सीनियर तजियाकार सलमान गनी साहब हैं, उनसे भी पूछते हैं, उनसे भी राय लेते हैं कि सूरत हाल क्या है, नून लीग क्या सोच रही है।
पार्टियाँ इस वक्त क्या सोच रही हैं? पीडीएम ट्रैप में आ गई थी, तो इस ट्रैप को खोलने का, तोड़ने का और इसमें से निकलने का क्या तरीका है, वो सारी बातें जानते हैं। हमारे साथ रहिए। इलेक्शन कमीशन का आज बड़ा फैसला, और तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरफ अरकान जो है उन्हें डी सीट कर दिया गया। पंजाब का बहरान, महंगाई का कंट्रोल ना होना और ये सारी चीज़ें री इलेक्शन की तरफ जा रही हैं या क्या मामलात हैं, यही पूछने की कोशिश करते हैं। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ, सीनियर तजियाकार और थिंक टैंक में बतौर तजियाकार शरीक होते हैं। सलमान गनी साहब मेरे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा फैसला है आज, डी सीट हो गए, फिर अक्सरियत भी चले जाती है इस तरह हमजा साहब के पास। क्या फिर नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, इस फैसले को किस तरह देखते हैं? देखें, अभी उनके पास से एक ऑप्शन मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं 3 माह के अंदर, लेकिन वो क्यों करेंगे कि अगले 3 माह क्या ये असम्बलियाँ कायम रहेंगी? इस वक्त जो सूरत हाल है वो हर हवाले से कन्फ्यूज़ है। बात यह कि मुंतखब ऐवानों के अंदर फैसले होने चाहिए थे, जो आज मुंतखब ऐवानों में नहीं हो रहे, अदालतों में हो रहे हैं, तो लिहाजा एक बड़ा सवालिया निशान तो इन मुंतखब ऐवानों के आगे खड़ा है। और बात यह कि इस तरह की क्राइसिस की सूरत हाल में हमेशा सियासतदान बड़े फैसले करते हैं, लेकिन इस वक्त ज़िद और हटदर्मी का मुजाहरा है और मामला ये है कि एक दूसरे को दीवार के साथ लगाना है, लेकिन ये ना हो कि एक दूसरे को दीवार से लगाते लगाते अपने सिस्टम को ही गंवा बैठें। और बात यह कि माजी के अंदर आपकी सियासी तारीख का हिस्सा है कि जब डेडलॉक होता है, इंतहा को पहुंचता है, तो फिर तीसरी पार्टी उसका फ़ायदा उठाती है। और इस वक्त तो तीसरी पार्टी ये कहती नज़र आ रही है कि आप हमें गैर जानिबदार रहने दें। और ये बात शायद आज के हुक्मरान और सियासतदान नहीं कह रहे, लेकिन नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग फिर तीसरी पार्टी की तरफ देख रहे हैं और उन्हें किसी रोल पर उनकी आमादगी जाहिर करते नज़र आ रहे हैं। तो ये बात आपके जमहूरियत के लिए और आपके सियासत के आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नून क्या सोच रही है इस वक्त? क़यादत लंदन में क्या सोच रही है? शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं? कन्फ्यूजन अगर है तो फिर नून में भी होगी। देखें, इसमें तो कोई दोबारा नहीं, इसमें कोई दोबारा नहीं कि अगर आज 1.5 से 2 माह पहले के आप अखबारात उठा के देखें तो फौरी इंतखाबात की बात कौन कर रहा था? वो तो नून लीग कर रही थी, अपोजिशन कर रही थी, फेयर, शफाफ, आज़ादाना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात। और कौन कह रहा था कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम ये टर्म भी पूरी करेंगे और अगली भी लेंगे। तो ये चीज़ें तो पाकिस्तानी कौम पे ज़ाहिर हैं और ये चंद हफ्तों के अंदर सूरत हाल बदल गई है। अब हुक्मरान इत्तेहाद कह रहा है कि जी अपनी असम्बलियों की टर्म पूरी करेंगे और जो अपोजिशन है वो कह रही है कि जी फौरी इंतखाबात करवाएं। लेकिन आपका सवाल बड़ा वैलिड है और इस वक्त यही डिस्कशन हो रही है कि आज से चंद हफ्ते पहले तक तो तासर ये था कि शायद नून लीग 2 तिहाई अक्सरियत से कामयाब होगी और नून लीग की टिकट चलती नज़र आई थी, लेकिन उनके अंदर क्यों कन्फ्यूजन आ रही है कि लीडरशिप वही होती है जो दूर तक देखने की सलाहियत रखती हो। और ख़ुद नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, ये लोग तो रिकॉर्ड पे हैं कि वो तो इलेक्शन के ही हामी थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अब एक मुआहदे के साथ बंधे हुए हैं। वो कहते हैं जी कि हमने इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला करना है। मेरा ख्याल इत्तेहादी इतने जवाबदेह नहीं है जितने जवाबदेह खुद शहबाज शरीफ साहब होंगे। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से फ़हद बड़ी तवक्कुआत थी, जैसे हम कहते थे ना इमरान खान साहब के हवाले से तवक्कुआत थी, शहबाज साहब से भी जो तवक्कुआत हैं वो पूरी नहीं हुई। मैं चूँकि आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है और आप उसे लफ्ज़ों के जाल में जब बुनते हैं तो मैं छुपा लेता हूँ आप। हाँ, मैं गुजारिश ये है, एग्जैक्ट और क्लियर कट लंदन ने शहबाज शरीफ साहब को क्या मैसेज दिया? उन्होंने ये कहा है कि मुश्किल फ़ैसले अगर तो आप रियासती इदारे आपके साथ हैं तो ठीक है, और अगर आप ये समझते हैं कि वो साथ नहीं तो फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। इन्होंने फिर क्या किया आके? इन्होंने आके अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया है। और ये खारिज अज़ इम्कान नहीं कि आइंदा चंद रोज़ के अंदर वो इलेक्शन की तरफ चले जाएँ, पेशरफ्त करते नजर आए। तो ये सारा सर्कल घूम के बात इलेक्शन की तरफ ही गई, तो ये हुकूमत फिर क्यों लेनी थी? और मैं अगर पिछले मैं चंद माह से जब ये कहता था कि सितंबर और अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, इस साल में एक ही इलेक्शन होगा और सितंबर अक्टूबर में होगा, तो उसकी भी कुछ वजूहत थी। और मैं उस वक्त कहता था कि इमरान खान साहब आप रजू करें,
देखें दुनिया के अंदर जो जमहूरियतें हैं वहाँ पर जब हुकूमतें नाकाम होती नज़र आती हैं तो वो फिर आवाम से रजू करते हैं। हमारे यहाँ जब एक दफ़ा कोई जीत जाता है वो समझते हैं कि जी हमेशा के लिए इक़्तिदार उसका हो गया है। मैं इसलिए कहता हूँ कि सियासतदान और सियासत जो होती है वो सियासी तर्ज अमल का नाम है। आज पाकिस्तान के हालात जिस नैच पे आ गए हैं, मेरा ख्याल फ्रेश मैंडेट के बगैर कोई गवर्नमेंट आगे चलती नज़र नहीं आ रही। मैं 15 जनवरी से बैठ के थिंक टैंक में क्यों कह रहा था कि जी हुकूमत गई, आखिर कुछ हमें भी तो नज़र आ रहा था ना। जब इमरान खान साहब ये उसके बाद कहते नज़र आ रहे थे कि जी मैं तो दुआ करता था कि ये अदम एतमाद लाएँ, ये तो फंस गए हैं। वो फंसे नहीं थे, अब आपका सिस्टम फंस गया है, इसमें से आप निकल पाएंगे। देखें इस्लामाबाद के अंदर सरगोशियाँ तो कुछ और हो रही हैं और मैं समझता हूँ इस वक्त गेम इनके हाथ में है, इनके पास वक्त कम है, गलती की गुंजाइश नहीं है। फैसला पॉलिटिकल करें और फैसला जो पॉलिटिकल होता है ना वही सर्वाइव करता है, उसी में इनका। देखें अपोजिशन में बैठना कोई गुनाह है? अपोजिशन का तो बड़ा मज़ा होता है, आपके हमारे साथ अच्छे उनके तल्लुकात कायम होते हैं। हुक्मरान जो है वो हमारी पहुंच से बाहर हो जाते हैं कि बात ये कि अपोजिशन में बैठना गुनाह नहीं है। जमहूरियत के अंदर आपने देखा नहीं कि लोग कहते थे जी पाकिस्तान के अंदर तो नज़ीर ही नहीं है कि जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद हो जाए। हो गई ना, अपोजिशन लीडर प्राइम मिनिस्टर बन गया ना। तो मैं समझता हूँ कि आप निविश्ता दीवार पढ़ें, मामला तो आपके हाथ से निकल रहे हैं सबके। और इमरान खान साहब का आपने जो हवाला दिया है, जो उन्होंने कहा इन्हीं, देखें बात यह कि अब आने वाला इलेक्शन जो होना है वो 2018 वाला इलेक्शन नहीं है। और 2018 में कौन इमरान खान साहब के पीछे था, अब 22 करोड़ आवाम को पता है। और वो 1 पेज की गिरदान करते थे, बिल आखिर 1 पेज हवा में तहलील हुआ, 1 पेज नज़र आया ना। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस मजबूत होंगी फिर रियासती इदारे खुद को अपने मकासद तक महदूद करेंगे और पॉलिटिकल हुकूमतें जो डिलीवर करती नजर आएंगी। जयद और घाग सियासतदान मिलकर भी बड़ा फैसला नहीं ले पाते, और महंगाई को चाहे लेकर करना हो, और इनके आने से शुनीद यही थी कि ये डॉलर को भी कैप लगाएंगे, महंगाई के मसाइल भी हल करेंगे, सारी चीज़ें। तो फिर ये सारी दीवार जो है, जो पॉलिटिकल दीवार है, जो पॉलिटिकल एलीट है, वो तो रेत की दीवार साबित देखने आपने जयद और घाग पे बड़ा जोर दिया है। इन जयद और घाग सियासतदानों ने आने वाले इंतखाबात में क्या मिलके इलेक्शन लड़ना है या अलग-अलग इलेक्शन लड़ना है, अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं। देखें किसी को मिलके भी लड़ सकते हैं, ये इत्तेहाद कायम रहे इलेक्शन तक। आप ये 2-3 आप तो बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। ये 3 साल पहले इमरान खान साहब परवेज़ इलाही साहब के बारे में क्या कहते थे? मैं नहीं कहता। काफली के बारे में क्या कहते थे? मैं नहीं कहता। हमजा साहब, अलीम खान साहब के बारे में क्या कहते हैं? मैं यही कहता हूँ ना। और इस मुल्क में हर चीज के बारे में, जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ देखिए हम आपस में कितना भी लड़ पड़ेंगे ना तो एक बामी एहतराम का रिश्ता कायम रहेगा। लेकिन पाकिस्तान में सियासतदानों की एक ज़माने में हमने इज़्ज़त व तकरीम देखी है। पाकिस्तान की इस सियासत में ये जो बदतमीज़ी का एक कल्चर आया है, ये जो इल्ज़ाम तराशी का कल्चर आया है, ये जो गाली गलोच का कल्चर आया, क्यों आया है? आज घरों के अंदर भी डिवीजन है ना, तो बहुत सारी सतहों पे डिवीजन हुई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। सियासतदानों को और हुक्मरानों को ज़्यादा ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। इस वक्त ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं दिया जा रहा, वही एक दूसरे को गिराने हटाने की एक कशमकश तारी है। ये कशमकश जो है ना, ये और किसी के फ़ायदे में हो ना हो, इनके नुकसान में ज़रूर है। शहबाज शरीफ साहब कब तक असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं? किसी वक्त भी तोड़ सकते हैं। मेरे से अगर पूछेंगे तो ये बजट के बाद तोड़ेंगे। अच्छा जी, अभी बजट निकाल जाए? जी बजट ये निकालना है। बजट असल चैलेंज ही इस वक्त बजट है। और एक चीज़ मैं आपको कहूँ, देखें शहबाज शरीफ आपको फंसा नज़र आ रहा है ना, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिशियन जो है प्रेशर लेता है। इमरान खान साहब की हुकूमत तो आज से चंद हफ्ते पहले थी ना, हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी ना, कोई रेजिस्टेंस थी। बिजली की कीमतें 1 माह में 4 दफ़ा बढ़ी थी, हुक्मरानों को कोई गर्ज थी? उन्होंने रोका हुआ है ना, डका लगाया हुआ है ना, बढ़नी ज़रूर है। देखें इसलिए कि आपकी सर्वाइवल का इशू है। लेकिन आप जब पॉलिटिशियन को बाख्तियार करेंगे, फैसलों का इख्तियार देंगे, तो वो डक्का लगा लेगा। IMF कोई खुदा नहीं है। ये हमने पिछले चंद सालों के अंदर देखा है कि हुकूमतें IMF से जान छुड़ाती नजर आई थी। आपने सब कुछ ही IMF पे डाल दिया। आपने 22 करोड़ आवाम की गर्दन भी IMF को दे दी कि आप जब चाहें और जैसे चाहें आप बिजली की, आप पेट्रोल की, आप गैस की कीमतें उड़ाते जाएं। भाई उनको लोगों से क्या गरज है? और ये गैप है, ये गैप होता है हमेशा हुक्मरानों और आवाम के दरमियान। जब गैप वसी होता है तो फिर तब्दीली आ जाती है। बड़ा सीनियर मोतबर नाम है आपका,
आप तो चीज़ों को वैसे ही बता रहे हैं वाक़याती तनाजुर में जैसे हुई हैं, लेकिन बाहर निकलें, आम आदमी तक पहुँचें तो वो इमरान खान के हक़ में बात भी करते हैं और लोगों को महंगाई भी भूली हुई है। और अब वो कहते हैं कि ये देखें ना, इन्होंने आके महंगाई कंट्रोल करनी थी तो इन्होंने गवर्नमेंट क्यों ली, इनसे तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। तो इनका पटाखा पड़ गया हुआ है बेसिकली, अगर आप आवाम में जाएं एक तो क्रेडिट ये बात ठीक है या एक गलत है? क्रेडिट आप इमरान खान को मैं देता हूँ कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी 3.5 साल हुकूमती मलबा से तवज्जो हटाई है। उन्होंने कहा साजिश हो गई। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि देखें, साजिश आपने कोई जुर्म किया होगा ना अमेरिका के ख़िलाफ़, कुछ तो किया होगा। यहाँ तो एटमी धमाके करने वालों के साथ हुआ ना कि पता था कि इन्होंने एटमी, मैं उस प्रोसेस का हिस्सा था कि पता था कि एटमी धमाके करेंगे, आपकी हुकूमत नहीं रहेगी। मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई थी, बेनज़ीर भुट्टो भी टारगेट रही हैं। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ हेनरी किसिंजर का लेटर मौजूद है। उन्होंने कहा था कि ये देखें, मुझे आप बताएं कि इमरान खान साहब का जुर्म क्या है, इनके खिलाफ साजिश करने की क्यों ज़रूरत पेश आई। मैं हबीब अकरम साहब से पूछ रहा था उस दिन, बड़ा सीनियर मोतबर साफ़ी हैं, वो बता रहे थे कि 10 से ज़्यादा दफ़ा उसमें अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है उस लेटर में, और धमकी और इबरत का निशान और ये सारी चीज़ें। फहद, इस तरह के लेटर्स हम भी ना ये डिप्लोमेट्स को मिलते हैं, आते रहते हैं। मेरे पे उतना ही प्रेशर डाला जाएगा जितना मैं कबूल कर लूँगा। मैं जो आपने क्वेश्चन किया था मैं उसका जवाब दिया है कि ये तो क्रेडिट है खान साहब का। 3.5 साल में, मैं आपको रिकॉर्ड की बात बताता हूँ कि 73 साल में इश्राई ज़रूरियात की कीमतें आप एक साइड पर रख लें और 3 साल इमरान खान साहब की दूसरी साइड पर रख लें, दुगनी तिगनी चुगनी कीमतें हुई हैं ना। खुर्दनी तेल तो 160 पे था, वो तो 400 कितने पे गया, 4 गुना बढ़ गया। बात ये तो उनका क्रेडिट है कि असल जो कारकर्दगी थी उनसे तो ये थी ना कि वो एक डिफरेंट पार्टी है, वो एक नया तजर्बा है, नया तजर्बे से तो ज़्यादा तो थी। तो लिहाजा इस वक्त तक आपने कहा ना आम आदमी, मैं भी दिन रात यही काम करता हूँ, जहाँ सफ़र में जाता हूँ, चाय पीता हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ, आप इंतखाबात का बेगल बज लेने दें, फिर लोगों को पता चलेगा कि अब हमने किसको वोट देना है। देखें, मैं 40 साल हो गए ये चीज़ें कवर करता हूँ, मैं हर ज़मीनी इंतखाब में जाता हूँ और मेरा रिजल्ट कभी गलत नहीं हुआ। पंजाब में आप ज़मीनी इंतखाब भी देख रहे हैं, ये बात पूरी पुलिस। देखें, मेरा नहीं ख्याल ज़मीनी अब होगा जो इलेक्शन, नो इलेक्शन होगा। जून तक ये हाई कोर्ट ऑर्डर देता है, हमजा साहब जो है वो वज़ीर आला ही नहीं रहते, वैसे भी अक्सरियत तो खो चुके हैं आज के फैसले के बाद, तो फिर वो इधर पंजाब का क्या करेंगे? मुझे थोड़ा सा आप गाइड करें कि कितनी वो अक्सरियत खो चुके हैं। ये फैसला तो ऐवान के अंदर होना है। देखें, अभी तो 25 लोग जो उसके बाद नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि 186 पहले राउंड में तो 186 चाहिए, वो तो किसी के पास अब नहीं रहे ना, वो किसी के पास दूसरे में तो सादा अक्सरियत चाहिए। देखिए, मैं फहद, आप चूँकि इन चीज़ों में बराह रास्त इन्वॉल्व रहे हैं, क्या इलेक्शन होने दिया गया है? डिप्टी स्पीकर के साथ जो कुछ किया गया वो इलेक्शन को सबूताज ही किया जा रहा था ना। कोई एक पार्टी जिसे पता था कि वो लूज़ कर रही है तो हंगामा तो हुआ ना, डिप्टी स्पीकर के बाल तो खींचे गए ना, उसे मारा तो गया ना। कोई साहब जो थे, कोई माइंडसेट जो था, वो इलेक्शन नहीं होने देना चाह रहा था। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन के नतीजे में परवेज़ लाई साहब बने या हमजा शहबाज साहब बने। लेकिन ये जो काम है ना कि जी जब आप हार रहे हो तो आप कहें कि जी सब कुछ गलत हो रहा था। आज तो मैं नहीं कहना चाहता, खान साहब तो 1 पेज की गिरदान करते थे, फिर उन्हें मीर जाफ़र कोई नज़र आया, वो जिन्हें मीर जाफ़र करार दे रहे हैं वो सिराजुद्दौला हैं। तो बात यह कि उन्हें वो बात करनी चाहिए जो अपील हो, और फिर आप फौरी तौर पे बयान भी बदल लेते हैं। तहरीक इंसाफ के लोग या काफ लीग के लोग वो कहते हैं कि हमारा डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी जब डिफेक्शन का शिकार हो गया और ये लोटों की सियासत थी तो इससे गमो गुस्सा बढ़ना था, वो इसकी ये तवील पेश करते हैं। तो आप देखें कि कानून ने अब ये रास्ता बंद कर दिया, इसको किस नज़र से फिर देखेंगे आप? फहद, ये सारी चीज़ें देखें, मैं सबसे पहले पंजाब असम्बली में लोटा क्रेसी की बुनियाद इस असम्बली में किसने रखी? 5 अरकान तोड़े ना। खुद इमरान खान साहब ने कहा कि जी 30 अरकान मेरे पास और लाए गए थे बनी गाला में, मैंने इनकार कर दिया था। यहाँ पर काम तो जी देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं एक बंदे को जानता हूँ, ये असल में सियासतदान मीठा मीठा हप और फीका फीका थू। अदालती फैसले इनके हक में हों तो ठीक है, नहीं तो रात 12 बजे अदालतें खुलने पे रात भर नींद नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को अपने कॉल ऑफ फेल का तजाद ख़त्म करना चाहिए। और मेरी मायूसी ये है, देखें, बात यह कि आप माजी की 2 पार्टीज़ को चोर और डाकू करार देते रहे, आपको तो डिलीवर करना चाहिए था। अब मुझे सलमान गनी साहब ये बताइए, नवाज शरीफ साहब से आपका लास्ट टाइम कब रब्ता हुआ है? मेरा कोई 2 महीने पहले।
ओके, यानी कि जब से ये इक़्तिदार में आए हैं तब से नहीं हो सका। नहीं। और उससे पहले की राय मैं उनकी जानता हूँ, वो यही चाह रहे थे। जब मेरी लास्ट बात हुई है, उन्होंने कहा था कि फ्रेश इलेक्शन ही सारे क्राइसिस का हल है और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और हम इसमें क्या मुआहिदा था, सारा जो बहुत सारी चीज़ें खुफिया हैं, वो क्या मुआहिदात थे, वो क्या चीज़ें थी जिसके नतीजे में इन्हें इक़्तिदार लेना पड़ा? देखें, आप जो पूछना चाहते हैं ना, मैं एक ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट हूँ। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि किसी ने तो इनको जोड़ा था ना। तो क्या बातें तय हुई थी, फिर उन बातों के नतीजे में गवर्नमेंट अगर चल रही थी तो अब वो छतरी किधर गई? देखें, ये जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है ये सिर्फ सियासतदान लेते हैं, बाकी इदारे जो है ना उन पे इसके असरात कुछ और होते हैं। और मैं समझता हूँ पॉलिटिकल प्रेशर ही असल चीज़ होता है। और इमरान खान साहब के जो क्रेडिट्स हैं ना, उनका जिक्र भी मैं हमेशा करता हूँ कि देखें, उन्होंने इक़्तिदार से बाहर आके इन्होंने फोर्स ही नहीं किया। इनका ख्याल था कि ये आराम से बैठ जाएंगे, वो बाहर निकले, और जिसे निकाला जाता है ना उसके लिए एक हमदर्दी की लहर भी होती है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने उसको कैश करवाया, उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाया। वो पॉलिटिकल प्रेशर किस हद तक नतीजा खेज होगा ये आने वाले चंद दिन के अंदर जाहिर होगा। अगर इलेक्शन आ जाता है, इलेक्शन अनाउंस भी हो जाता है, आप जैसे फरमा रहे हैं, ये बड़ी अहम बात आपने बताई, क्योंकि जितने भी लोगों से हमने पूछा या बात की वो कह रहे हैं कि बस 2-4 दिन में ये करने वाले हैं, लेकिन आपने फरमाया बजट के बाद ये असम्बली डिसॉल्व करने का फैसला करेंगे। ये बड़ी अहम बात है। 2/3 इसके बाद इलेक्शन हो जाता है, 2/3 मेजोरिटी लेके या सादा अक्सरियत लेके भी इमरान खान साहब हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन जाते हैं, तो आप फिर कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और इतने रूलिंग एलीट और बड़े सियाने लोग धोखा खा गए। एक ये सिनेरियो आप देख रहे हैं या आप देखते हैं कि वो कभी इक़्तिदार में वापस नहीं आएंगे? फहद, ये इलेक्शन जो होने जा रहा है ना, अगर इससे पहले आप बैठ के कोई लाइंस ड्रॉ नहीं करते और कोई आप इसका हाथ नहीं करते, उस इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कैसे? नहीं तो आगे कौन बैठाता था? आगे कैसे बैठते थे? जुडिशल कमीशन का फैसला आपको याद है? जिन 4 हलकों को खान साहब ने बुनियाद बनाया, आपको पता है कि 2018 के इलेक्शन में उन 4 हलकों में क्या हुआ? वहाँ से नून लीग फिर जीत गई। तो बात ये कि मैं आपको 4 देखें, मैं तो आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप देखें, वही 4 हलके वो जीत गई और उतने वोटों से जीती। बात ये कि ये जो फर्स्ट क्रिएट करने का अमल है ना, ये इस वक्त मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं बतौर पाकिस्तानी ये बात कर रहा हूं, जो कुछ भी ये कर रहे हैं ना, इसमें वो गेनर हैं, ये लूज़र है। असल लूज़र पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अवाम है। मुझे ये बताएं कि इस सारी सूरत हाल में जो आप पिछले चंद रोज़ से देख रहे हैं, किसी एक पॉलिटिशियन का नाम लें जिसने संजीदगी से बात की हो और ये बात की हो कि हमें सबको अपने अपने तर्जुमल पर नज़रसानी करनी चाहिए और पाकिस्तान का सोचना चाहिए। किसी एक पॉलिटिशियन का आप नाम ले दें, सब एक दूसरे को चोर, डाकू, नाहल, नाकाम करार दे रहे हैं। देखिए, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर खाक कुछ है और ये उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है जो दुनिया में जाकर पाकिस्तान की बदनामी करते थे। और आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर, देखिए, जहाँ पर हम बिलावल भुट्टो को सराहते नज़र आ रहे हैं, आप सोशल मीडिया आप देखते हैं ना, कोई ऐसा बंदा जिन्होंने उनको टारगेट किया, उस सब ने उसको उसकी सताइश की है, उसकी तारीफ़ की है। और मैं समझता हूँ उस जूनियर सियासतदान ने जो तर्ज अमल अख्तियार किया है वो सीनियर सियासतदानों के लिए मशल ले रहा है। ये बातें चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को इस दफ़ा जब गए तो डांटा टूंटा भी है, काफ़ी खींचा खूंचा है, बड़े भाई हैं, खींच सकते हैं, लेकिन ऐसी बातें आप तक पहुंची? मैं इसमें मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ये मियाँ शरीफ साहब की वफ़ात के बाद शहबाज शरीफ साहब मियाँ नवाज शरीफ को सिर्फ भाई नहीं समझते, वो बाप समझते। आपने मिलने का अंदाज़ देखा जब वो वहाँ गए हैं, वो उसने कैसे मिला है, और ये उनकी ख़ानदानी रवायात हैं। और इसमें कोई बईद नहीं है कि उन्होंने डांटा हो। और मेरी इत्तला ये है कि उन्होंने ये तो पूछा है ना कि भाई लाओ 3 हफ्तों की आपकी कारकर्दगी क्या है, आपकी हुकूमत टेक ऑफ क्यों नहीं कर पाई, बाकी चीज़ें क्या, ये चल क्या रहा है? देखें, कुछ भी स्टेबल नहीं हुआ और डॉलर तो ये आप बजट तक कह रहे हैं तो 215 क्रॉस कर जाएगा बड़े आराम से, 225। मेरा ख्याल है हमें ये नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि कुछ सियासतदानों ने पिछले चंद रोज़ के अंदर बार बार कह के आप उन सियासतदानों को वहीं पर वतन समझते हैं जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, जो कहते हैं पाकिस्तान डॉलर 200 रुपये पर पहुँच गया। उन्हें पहचाने ना, ज़रा लोगों के सामने खड़ा करें कि आप हुकूमत में रहें तो ठीक है। और मैं समझता हूँ कि लोगों को अपनी अंदर जान पैदा करनी चाहिए। और हम जो ये कहते हैं ना दुश्मन का एजेंडा, मैं फहद एक बात आपको बताऊँ, दुश्मन आप यहाँ ज़रा नोट करें कि कौन सी ऐसी कमी जो दुश्मन छोड़ रहा है वो आप पूरी कर रहे हैं। जो
कौन सी ऐसी कमी ये छोड़ रहे हैं जो दुश्मन पूरी कर रहा है। बात ये कि आप क्या खेल खेल रहे हैं। मैं एक दो वज़रा को जानता हूँ, आप ज़रा उठाकर जी 31 मई बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, ये हुकूमत नहीं रहेगी। मैं उनसे अदम एतमाद से पहले आप ज़रा कि मैं कहता हूँ नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। इस शख्स से ज़्यादा मैंने खुशामदी अपनी सहाफ़ती लाइफ में नहीं देखा। आज की तारीख तक अगर हम आपसे पूछें, आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं, तो पीडीएम ने जितना तजर्बा किया अब तक, आप नहीं समझते कि वो नाकाम हो गया? देखिए मैं गवर्नमेंट को नहीं, वो मुश्किल ज़रूर है, मैं उससे मुतमिन नहीं हो सकता। जो इनसे तवक्कुआत थी, जिस तरह इन्हें बड़े फैसले करने चाहिए थे, दो चीज़ें हैं जिसने अब तक इस इत्तेहादी हुकूमत को नुकसान पहुँचाया है। एक तो शहबाज शरीफ साहब को अपनी कैबिनेट के साथ लंदन नहीं जाना चाहिए था, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करने चाहिए थे। और दूसरी बात देखें, प्राइम मिनिस्टर को पता था कि पाकिस्तान का इक्तिसादी सूरत-ए-हाल क्या है, हम तबाही के किनारे पे खड़े हैं। वो पहले रोज़ आते, कौम को बताते कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर पहुँचाया इस हुकूमत ने, यहाँ से हमें आगे की तरफ चलना है। उनकी तकरीर में ताख़ीर के अमल ने उनका सियासी केस कमज़ोर किया, मजबूत नहीं किया। पंजाब में अब क्या देख रहे हैं आप? वो फेडरल की आपने खबर देती है, देखें असल फैसला ही पंजाब में होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ इस्लामाबाद का रास्ता भी लाहौर से होके जाता है। और बात ये कि अगर पंजाब में इमरान खान साहब ने कोई एक मजबूत चीफ मिनिस्टर बनाया होता तो कोई उनके खिलाफ अदम एतमाद लाता। आप जर्नलिस्ट हैं कि एक शख्स को, जिस शख्स को पंजाब असम्बली के 99 अरकान उस वक्त तक नहीं जानते थे जब तक उसका नामजदगी नहीं हुई, और वो तहरीक इंसाफ में आने वाला सबसे आखिरी रुकन था। आप क्या मैसेज दिया था कि हमने पंजाब हुकूमत बनी गाला से चलानी है। और हालत ये है कि जिस शख्स ने खान साहब को यहाँ से मुआवनत देनी थी, मदद देनी थी, वो शख्स आज किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के एक्सपीरियंस, कौन सा शख्स? मैं उस्मान बाज़ार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि बात ये कि उस्मान बाज़ार साहब ने, मैं इसलिए कह रहा हूँ स्टैंडिंग हो तो सर, अगर यहाँ पर आपको मैं 10 बंदे बता देता हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर स्टफ के थे, जो अच्छा सूबा चला सकते थे और जो मुस्लिम लीग के नून की ताकत पर असरअंदाज हो सकते थे, आपने सबको पीछे खड़ा करके, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वो एक बड़े बाप का बेटा है, मैं उनके बाप को जानता था, बड़े शरीफ आदमी थे वो बुज़दार साहब के, लेकिन बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर स्टफ नहीं था। पहली दफ़ा रुकने असम्बली बनने वाले को आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा दे दें तो एक थोड़ी सी अकल रखने वाला आदमी भी ये समझता था कि इसका मतलब सूबा आप चलाना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब के अंदर इनके पास एक मजबूत चीफ मिनिस्टर होता तो ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टरशिप पे इनके खिलाफ अदम एतमाद होनी थी, ना पाकिस्तान इस सूरत हाल को पहुँचता। अभी ये क्या करेंगे पंजाब में फिर? देखिए किसी फैसले के आप पंजाब असम्बली के ऐवान में फैसला होना चाहिए और गैर जानिबदाराना और आज़ादाना तरीके से होना चाहिए। जो भी जीतेगा वो चीफ मिनिस्टर होगा, लेकिन मुझे ये सारा प्रोसेस होता नज़र नहीं आ रहा। अगर हो भी गया तो चलता नज़र नहीं आ रहा। कौन सा? ये तो पंजाब असम्बली में होना है। देखें आप हालात फ्रेश इलेक्शन में चले, फ्रेश इलेक्शन में ये ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास हल कोई नहीं रह गया। चलें 2-4 वोटों से हमजा जीत जाए या 2-4 वोटों से परवेज़ लाई साहब जीत जाए तो असम्बली की कार्रवाई चल पाएगी। करोड़ हर रुपया पर डे खर्च होता है। मुझे बताएं कि पंजाब असम्बली कौन से पंजाब के अवाम के मसाइल है जिसे हल कर पा रही है? क्या लोग पंजाब असम्बली की तरफ देखते हैं अपने मसाइल के हल के लिए? क्या पाकिस्तान के मुंतखब अवाम, जिन्हें पाकिस्तान के अवाम वोट इसलिए देते हैं कि जी ये अवाम बरूए कार लाएंगे हमारे मसाइल के हल के लिए, मुश्किलात के लिए? आप जब भी इकट्ठे होते हैं अपनी मराद के लिए होती हैं, अपनी तनख्वाहों के लिए होते हैं, अपनी लूटमार के लिए होते हैं। सारी पार्टियों जी सारी पार्टियाँ हैं। क्या इसमें मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बता दें। क्या खाद का बहरान था, कौन थे ज़िम्मेदार? उसी ऐवान के अंदर बैठे थे। मतलब आज अगर हम बचे हुए हैं ना, आज अगर हम कहत साली से फाका कशी से बचे हुए हैं तो इसलिए बचे हुए हैं कि पंजाब एक ज़री सूबा था, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, और हमने काश्तकार के साथ और ज़राअत के साथ जो सलूक किया है वो खाद में तो हम खुद कफील थे। अब खाद भी यहाँ से जानी चली, पहले आटा जाना शुरू हो गया, फिर चीनी जानी शुरू हो गई, अब पता चला कि जी वो खाद भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को और अफ़गानिस्तान को पसंद है। हम वसाइल से माला माल मुल्क हैं, कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है। बड़ी तल्ख बात करने लगा हूँ कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का अलमिया ये है कि कायदे आज़म के बाद हमें कोई ऐसा क्रेडिबल लीडरशिप नहीं मिल सकी जो हमारी कश्ती को मझदार से निकाल सके। बहुत शुक्रिया।